Hello everyone. So in the last video we discussed about the course content for semester 2 and today we will start with our first chapter, that is Introduction to Macroeconomics. So guys, unit 1 is basically theoretical base and it's basically introducing you to the basic terminologies used in macroeconomics, major macroeconomic issues, national income accounting and some part of balance of payment account from economic survey. तो इसीलिए मैं सबसे पहले यूनिट 1 ही कर रहे हैं क्योंकि 20 मार्क्स की है और ज्यादातर थ्योरेटिकल बेस ही है, तो एक दो लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 फ्रॉम एबल एंड बर्नान के। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट? सो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को समझते हैं जिसमें दो कीवर्ड हैं, फर्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे नेशनल इकोनॉमी का डिफरेंट सेक्टर में। टेक द एग्जांपल ऑफ आवर ओन कंट्री दैट इज इंडिया। इंडिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में कैसा स्ट्रक्चर है, इंडिया का हेल्थ सेक्टर में कैसा है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उस नेशन इकोनॉमी की। दैट इज जैसे कि हमने इंडिया का एग्जांपल लिया तो इंडिया का हेल्थ सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया जीडीपी को कैसे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीडीपी क्या क्या है, इंडिया जीडीपी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेके आती है। सो स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और सेकंड द पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट यूज टू ट्राई टू अफेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं एक नेशन के अंदर कि वो कभी भी सेम नहीं रहती, फ्लक्चुएट होती रहती, इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लक्चुएट होती है, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज नॉट ऑलवेज द सेम। बहुत सारे सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, एट द सेम टाइम बहुत सारे सेक्टर की परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो उन सारे सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आती है। जैसे अपने इंडिया में मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया कैंपेन, मनरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए मनरेगा, जनधन योजना एंड जो कोविड टाइम में 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आया था। तो ये सारे डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट लेके आती है इन सारी नेशन इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बाद हम कुछ मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करेंगे जो कि इस चैप्टर में डिटेल में आगे एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं। फर्स्ट पेज में बस हमें थोड़ा जिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिटरमाइंस अ नेशंस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का ये जो वन ऑफ द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से एक नेशन जो है वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेस कर पाता है, अचीव कर पाता है, और कैसे एक डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशन के कंपैरिजन में क्यों आगे है, कौन कौन से वो फैक्टर है जिसकी वजह से डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशन से आगे है। सेकंड जो क्वेश्चन हम आंसर करने की कोशिश करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो है व्हाट कॉज अ नेशन इकोनॉमी एक्टिविटी फ्लक्चुएट। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती है, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। रिसेशन पीरियड आ गया, रिकवरी हो गई, इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, बूम कैसे हुआ। तो ये सारी जो प्रोसेस है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में उनके कौन कौन से फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि यूएस है, यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, उसकी वजह से इंडिया से क्या हो रहा है कि जितनी भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ से जा रही हैं। अपना ग्लोबल मार्केट में रुपी की वैल्यू डिवैल्यूएशन हो रही है रुपी की और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये तो एक ही फैक्टर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लक्चुएट होती है। जो थर्ड मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट तुमने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में ऑल्सो कि अनएम्प्लॉयमेंट के वेरियस फैक्टर हैं, जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फोर्थ जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन।
व्हाट आर द रीजंस विच इंक्रीज द प्राइस, इन्फ्लेशन क्यों होती है, या हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, हाई इन्फ्लेशन क्या है, जो हमने श्रीलंका के केस में पढ़ी दैट इज हाई इन्फ्लेशन, कैसे मनी की परचेजिंग पावर इरोड हो जाती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिफ्थ जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं और एट द सेम टाइम क्या क्या नुकसान है। बिफोर एलपीजी पॉलिसी तुमने देखा होगा इंडिया कैसे ग्रो कर रहा था, और आफ्टर द एलपीजी पॉलिसी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द पर्क्स टू बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ट्रेड का पार्ट बनने से किसी भी नेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट होती है। और जो लास्ट जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी भी नेशन का स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लेके आती है, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी, कौन सी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करती है टू टैकल दैट प्रॉब्लम और टू इंक्रीज और टू एनहांस द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। सो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, वो भी डिटेल में। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री बहुत लंबे समय तक अच्छी सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाती है। सो जो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज आउटपुट पर वर्कर, उस कंट्री का जो आउटपुट पर वर्कर है, ऑल्सो नोन एज द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। वहां की जो आउटपुट पर वर्कर है वो बहुत ही एफिशिएंट होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। दूसरा जो रीजन है दैट इज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, उस पर्टिकुलर कंट्री ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा दैट इज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये नहीं है जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी पर्टिकुलर उन्हीं सेक्टर में जहां से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव हो पाए, वरना बहुत सारे कंट्री, टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, वो तो सबसे ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर वगैरह में करते हैं। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मैटर करता है कि तुम इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में कर रहे हो, दैट डिटरमाइन योर इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड द थर्ड फैक्टर इज दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक फ्यूल की तरह काम करती है क्योंकि मशीन और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी से ही इंक्रीज हो पाती है। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स ड्यू टू विच अ पर्टिकुलर कंट्री इज एबल टू अचीव द लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड इज बिजनेस साइकिल। सो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। किसी भी नेशन इकोनॉमी के लिए जो ग्रोथ ऑफ आउटपुट है वो कभी भी सेम नहीं रहती, ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑलवेज वेरी। जैसे कि कोविड लाइक सिचुएशन थी तो उसमें क्या हुआ, अपना जो ग्रोथ ऑफ आउटपुट था, अपना जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव ट्रेंड्स हुए। सो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जैसे आपकी रीडिंग्स में है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का एग्जांपल है। टेक द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका ऑल्सो, कैसे उनका जो ग्रोथ ऑफ आउटपुट है वो डिक्लाइन हुआ, कैसे उन्होंने चाइना से बोरो किया, कैसे उन्होंने इंडिया से लोन्स लिए, रिसेशन पीरियड, देन अभी जो जैसे कोविड में था इंडिया कैसे रिकवर हुआ। तो ये सारे जो ट्रेंड है वो हम किस मेजर मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक में स्टडी करते हैं, दैट इज बिजनेस साइकिल। ग्रोथ ऑफ आउटपुट हमेशा वेरी करता है, शार्प कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे। तो कभी भी कोई भी नेशन का जो आउटपुट ग्रोथ है वो सेम नहीं रहती, वो हमेशा वेरी करते हैं, कभी बूम अचीव करते हैं हम, कभी रिसेशन में होते हैं, कभी डिप्रेशन में, फिर इकोनॉमी एक्सपेंड होती है, रिकवर करते हैं, फिर बूम आता है। लेकिन एक अच्छे मैक्रो इकोनॉमिस्ट की पहचान किस चीज से होती है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस साइकिल टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्यों, क्योंकि हमें सोल्यूशन बताना है, हमें ये जो बिजनेस साइकिल के शार्प कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है इसको मिनिमाइज करना है इस इफेक्ट को, और इन सारी चीजों का सोल्यूशन कौन लेके आते हैं, द मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स। दैट्स व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस साइकिल में हमने पढ़ा था कि कभी कभी रिसेशन भी आता है, विच इज अ मेजर पॉलिटिकल कंसर्न। किसी भी नेशन की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके टेन्योर में रिसेशन आए, बिकॉज रिसेशन इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय वन मेजर प्रॉब्लम दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी इकोनॉमी रिसेशन फेस करती है उसके साथ एक और प्रॉब्लम है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी पास एग्जांपल लेके चलो, जैसे तुम्हारी रीडिंग्स में ही गिवन है दैट इज इन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन टाइम, उस टाइम पे यूएस में द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 24.9%। और 81 की रिसेशन का भी एग्जांपल ले सकते हो तुम, जहां पे यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट इज 10.8%। या कोविड का एग्जांपल ले लो, इंडिया में कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो बढ़ गया था।
तो सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? दैट इज नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क बट नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला देख लो एक बार, दैट इज अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। So the fourth major macroeconomic question, that is inflation, ये हम macroeconomics में study करेंगे. What are the various factors that causes inflation? In second year also you will study the relationship between inflation and unemployment rate through Phillips curve. You will study this topic in detail in your coming years. So what is the basic meaning to the inflation? You all know that the prices of most of the goods and services rises over time. And the formula for calculating the inflation rate, inflation is denoted by pi. So the formula is price of this year minus price of previous year upon price of previous year into 100. So there are many problems like inflation, hyperinflation also, high inflation, deflation. Like in case of Sri Lanka, they experience the high inflation. और inflation का एक consequence, बहुत ही serious consequence है, that is the purchasing power of money erodes very quickly. जो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत जल्दी इरोड होती है. टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रेड. अभी तुम ब्रेड खरीदने गए सुबह सुबह, उसका प्राइस 10 है, लेकिन 1 आवर के बाद अगर तुम जाओगे उसका प्राइस 20 हो चुका है, नेक्स्ट में जाओगे तो 40 हो चुका है. तो इसकी वजह से जो तुम्हारे पास मनी है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल इरोड हो जाती है, बिल्कुल निल हो जाती है. सो दैट इज अ सीरियस कंसर्न, सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन. In case of India also अपना, क्योंकि certain level of inflation is good for economy. जैसे अपनी इंडियन गवर्नमेंट में बता रखा है कि 4% is a good level of inflation and +2 -2 तक हम इसको जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं. उससे इधर इस इंटरवल से इधर गई तो भी प्रॉब्लम है, इस इंटरवल से बाहर गई तो भी जो है वो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके इसको कंट्रोल करने की सोचता है, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो, बिकॉज 4% इज अ सिग्निफिकेंट लेवल फॉर आवर इकोनॉमी, द इन्फ्लेशन लेवल. The fifth major macroeconomic issue is the study of the international economy. The major macroeconomists study the international trade relations and borrowing relation to link the different national economies together. They study the trade pattern, the borrowing pattern of the certain countries to make policies. So they study the trade deficit, how to tackle the deficit, what are the various reasons the particular country face the trade deficit, and how to tackle this deficit, how to minimize this deficit. Trade surplus they study, and they also study the trade imbalances. हमने मैक्रो इकोनॉमी की डेफिनेशन में पढ़ा था दैट इन द सेकेंड लाइन कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है टू अफेक्ट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. फॉर एग्जांपल जैसे कोविड लाइक सिचुएशन थी इंडिया में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, लाइक लॉकडाउन जो था, जो लॉकडाउन फेज था उसमें क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया. सो दैट कम्स अंडर द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी भी दो तरह की होती है, वन इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. जैसे गवर्नमेंट के पास दो टूल होते हैं, फर्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज टैक्सेस. तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस को तो घटा देती है और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण जो है वो जो पॉपुलेशन है उसका वो रिकवर कर पाए. लाइक कोविड लाइक सिचुएशन में गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर जो था वो इंक्रीज कर दिया. और इसका बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में देखने को मिलता है, जिसमें जो टैक्सेस हैं वो बढ़ जाते हैं. अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री में उसके सेंट्रल बैंक के द्वारा दी जाती है. जैसे यूएस में फेड बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं, और जैसे इंडियन केस में आरबीआई. मॉनेटरी पॉलिसी भी दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड वन इज
कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी हम लेके क्यों आते हैं? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट, टू कंट्रोल द फॉरेक्स रिजर्व इन आवर कंट्री, रूपी की जो वैल्यू है वो ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग रहे। ये सारे डिसीजन कौन लेते हैं? ये आरबीआई लेता है थ्रू वेरियस मॉनेटरी टूल्स, मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करके, रेपो रेट को चेंज करके। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, दीज आर दी वन ऑफ द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स व्हिच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सो जो लास्ट टॉपिक है उसमें है कि व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू। अब जितने भी हमने 6 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी किया है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखा, इन्फ्लेशन देखा, बिजनेस साइकिल को स्टडी करते हैं। तो इन सारे वेरिएबल्स को स्टडी करके मैक्रो इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अबाउट द इकोनॉमिक सिनेरियो या कमिंग कंडीशन कि क्या रहेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो इकोनॉमिस्ट ये सारा डेटा यूज करके डेटा को फोरकास्ट करते हैं। सेकेंड इज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। डिमांड या प्राइस, लाइक 2 वेरिएबल का एग्जांपल ले सकते हैं हम, डिमांड एंड प्राइस। डिमांड और प्राइस का पास्ट डेटा देख के हम एनालिसिस करते हैं मेजर मैक्रो इकोनॉमिस्ट। जो थर्ड वर्क है दैट इज डेटा डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट के लिए डेटा डेवलपमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल बजट में भी, या सर्वे प्रिपेयर करने में, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करने में, बहुत सारे रिपोर्ट, बहुत सारे कमीशंस में मेजर मैक्रो इकोनॉमिस्ट पार्ट होते हैं। बहुत सारे मेजर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मैक्रो इकोनॉमिस्ट की एडवाइस ली जाती है, बिकॉज दे ऑलवेज फोरकास्ट, they always analyze the 2 variables carefully. जो fourth major work है that is they work for the non-profit organizations also, and the fifth one is they also work for the private institutions. So guys, hope you like the video. Please like, share and subscribe and share your feedback through comments, and we will start the next chapter in the next video. Bye.